एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें नोन होती है, यानी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होती है वो हमें नोन होती है, और उसकी मदद से वो एक प्रोसेस है। वो कैसे होता है उसका तरीक़ेकार हम समझेंगे। पहले जैसे हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन वो होगी जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, इसको कहते हैं अननोन सॉल्यूशन, यानी इसकी कंसंट्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अननोन सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन वो होगी जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होगी। इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से एक केमिकल प्रोसेस करेंगे, और उस केमिकल प्रोसेस की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो अननोन सॉल्यूशन है ना, इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। इसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जो हम तरीक़ेकार यूज़ करते हैं ना, वो तरीक़ेकार कहलाता है टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन क्यों कहते हैं? अगर जो एक सॉल्यूशन है इनमें से एसिड हो और दूसरी सॉल्यूशन बेस हो, अगर एसिड अननोन होगा तो हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेस होनी चाहिए, और अगर बेस अननोन होगा तो हमारी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसिड होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या मालूम करते हैं? इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूट्स की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। टाइट्रेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस होती है। एक सॉल्यूशन होती है नॉन सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, यानी इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। इस नॉन सॉल्यूशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और दूसरी सॉल्यूशन होती है अननोन सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं। आज जो हम टाइट्रेशन का मेथड समझने जा रहे हैं ना, इस मेथड को हम कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है ना, इसमें हमने ये अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास जो नॉन सॉल्यूशन है वो है एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी सॉल्यूशन हमें नोन है। कैसे नोन है? ये वाली सॉल्यूशन हमें खुद बनानी पड़ती है, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें खुद बनानी पड़ती है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं उसका प्रोसीजर समझ लें। स्टेप नंबर 1, पहले तो हम टारगेट समझ लें कि टारगेट क्या है। हमारे पास कोई एसिड की सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं। कौन सी सॉल्यूशन है? एसिड की सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनानी पड़ेगी बेस की। ये समझ लें एसिड की सॉल्यूशन है जो हमें मिली हुई है। ये कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर कोई एसिड हल है, फ़र्ज़ करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हल है। अब कैसे निकालते हैं बेस की? अब बेस कोई भी बेस ले, मिसाल के तौर पर मैं बेस ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सबसे पहले तो आप इसका क्या मालूम करें? एटॉमिक मास मालूम करें। जैसे सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितने बन जाता है? 40 ग्राम बन जाता है। ये 40 ग्राम कहलाता है इसका 1 मोल। ये सिर्फ आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आपने क्या करना है, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लें जो 1 लीटर से कम हो। उसके अंदर ये जो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के तोलकर आप इसके अंदर हल कर दें।
यानी हमने 40 ग्राम मिला दिए किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल मिला दिया। उसके बाद जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम हल हो जाएं, फ़र्ज़ करो ये इसमें हल हो गए, उसके बाद आप इसमें मज़ीद इतना पानी डाल दें कि ये सॉल्यूशन बन जाए पूरी 1 लीटर। कितनी बन जाए, पूरी 1 लीटर। अब ये जो आपकी सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन कहलाएगी क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसकी मोलरिटी हमें पता हो गई कितनी, 1 मोलर सॉल्यूशन आपने रेडी कर ली। ओके, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। बता दूं, टाइट्रेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नाम मैं बता देता हूं। इसके लिए एक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी पपीट के लिए। पपीट क्या है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एसिड वगैरह को निकालने का काम करते हैं। वो पपीट जो होती है वो तकरीबन अगर आप फुल भर लेना तो वो 10 मिलीलीटर होती है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी कॉनिकल फ्लास्क। ये फ्लास्क शीशे का बना हुआ बर्तन है जिसे नीचे से वो राउंड होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। एक चीज़ हमें चाहिए होती है ब्यूरेट। ब्यूरेट क्या है, ये भी शीशे की एक ट्यूब ही है, उसके नीचे बिल्कुल एक बारीक होल सा होता है जिसमें से एक एक कतरा सॉल्यूशन का नीचे गिर सकता है और इसके अंदर एक स्टॉपर फिट होता है। आप जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं और जब चाहे इसे खोल सकते हैं। और एक चाहिए होगा आपको स्टेंट, यानी रिक्वायर्ड मटेरियल के मैं अगर नाम लिखूं तो रिक्वायर्ड मटेरियल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। रिक्वायर्ड मटेरियल्स में एक चीज़ तो आ जाएगी हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो तो हमने बना ली। किसकी बनाई हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस की बना ली। दूसरी हमें चाहिए होगी अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन कौन सी, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या एसिड की सॉल्यूशन होगी। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी पिपेट, पपीट, हाँ जी। चौथी चीज़ हमें चाहिए होगी कॉनिकल फ्लास्क। पांचवी चीज़ हमें चाहिए होगी ब्यूरेट। छठी चीज़ हमें एक स्टैंड चाहिए होगा और सातवीं चीज़ हमें चाहिए होगा कोई ना कोई इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर। यहाँ पर हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं फिनोल्फ्थेलिन। कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्फ्थेलिन। ये वो मटेरियल है जो टाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए होगा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक पपीट फुल करेंगे अननोन सॉल्यूशन की। एक पपीट फिल करेंगे मतलब कितने, 10 मिलीलीटर लेंगे किसके, अननोन सॉल्यूशन। हमारी अननोन सॉल्यूशन कौन सी होगी, यहाँ इस केस में हमारे पास एसिड है, वो इससे वो बेस भी हो सकती है। वो एक पूरी पपीट फिल करके आपने उसको डाल देना है किस में, कॉनिकल फ्लास्क में। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन के अंदर दूसरी चीज़ आपने थोड़ा सा फिनोल्फ्थेलिन मिला देना है। एक चीज़ तो आपने क्या डाली, एसिड की सॉल्यूशन डाली, और एसिड की सॉल्यूशन के बाद इसमें एक और चीज़ डालेंगे। कौन सी चीज़ डालेंगे, फिनोल्फ्थेलिन। ये देखें यहाँ पर, फिर इसको आपने यहाँ नीचे रख देना है। यानी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एसिड है जो हमने कितने डाले हुए, 10 मिलीलीटर, और दूसरी चीज़ इसमें हमने क्या डाली हुई है, फिनोल्फ्थेलिन। आप जैसे ही फिनोल्फ्थेलिन डालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिनोल्फ्थेलिन का कलर लिखा हुआ है कि एसिड के अंदर ये कलरलेस है, मतलब एसिड का कलर चेंज नहीं होगा, जैसा होगा वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रही बात, जैसा होगा वैसे का वैसा ही रहेगा, कलरलेस होगा। अब इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे टाइट्रेंट। कौन सी सॉल्यूशन, वो जो अननोन सॉल्यूशन एसिड की जिसके अंदर हमने क्या मिला दिया है, फिनोल्फ्थेलिन मिक्स कर दिया है, कॉनिकल फ्लास्क में डालकर यहाँ नीचे रख दिया है। अब इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, टाइट्रेंट। अब आपने क्या करना है कि जो आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना ली,
कौन सी सॉल्यूशन बनाई थी स्टैंडर्ड? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। उसकी मोलरिटी कितनी थी? 1 मोलर थी। वो आपने भर देनी है इस ब्यूरेट के अंदर। अच्छा, इस ब्यूरेट के अंदर रीडिंग लिखी होती है, इस ब्यूरेट के अंदर रीडिंग लिखी होती है। इस ब्यूरेट में नीचे ये स्टॉपर है, जब तक आप इस स्टॉपर को खोलेंगे नहीं ना तो इससे सॉल्यूशन नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, आपने सेटअप मुकम्मल कर दिया। इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं टाइटर। कौन सी सॉल्यूशन? जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जो हमने किस में भरी हुई है? ब्यूरेट में भरी हुई है, उसको क्या नाम देंगे? टाइटर का नाम देंगे। आइडिया समझ में आ गया? अब आपने इस स्टॉपर को बिल्कुल थोड़ा खोलना है, एकदम से नहीं खोलना, वरना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ से इसका एक एक कतरा नीचे आता जाएगा। अच्छा, इसकी शुरू में आपने रीडिंग नोट कर लेनी है, यानी इसकी इनिशियल रीडिंग लाजमन देख लेनी है आपने। समझ में आई? फर्ज करो ये 100 मिलीलीटर है। अच्छा, अब आपने जैसे स्टॉपर को खोल देना है, ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ से एक एक कतरा इसमें गिरता चला जाएगा। ये आपने तब तक इसे गिरते देना है जब तक ये सॉल्यूशन न्यूट्रल ना हो जाए, इसका एंड पॉइंट ना हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एंड पॉइंट हो गया या न्यूट्रल हो गया? हर इंडिकेटर के कलर अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने फिनॉल्फेथिलीन डाले ना, तो इसके कलर मैंने लिखे हुए हैं। एसिड के अंदर फिनॉल्फेथिलीन का कलर कोई नहीं है, कलरलेस है। बेस के अंदर पिंक कलर है, लेकिन गहरा पिंक कलर है, रेड है। और जब बिल्कुल लाइट पिंक कलर हो जाए, कौन सा कलर हो जाए? लाइट पिंक कलर हो जाए, तो आप समझ जाएं अब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गई है। तो आप इस सॉल्यूशन को नीचे गिरने दें और इसके कलर को ऑब्जर्व करते जाएंगे। और जब आप देखें इसका कलर कैसा बन गया है, हल्का पिंक कलर हो गया है, हल्का गुलाबी कलर हो गया है, आपने इस स्टॉपर को बंद कर देना है। ठीक है, और उसकी फाइनल रीडिंग देख लेनी है। फाइनल रीडिंग अब वही रहेगी या कुछ और हो जाएगी? क्यों चेंज हो जाएगी? क्यों? जाहिर है कि उसके अंदर से नीचे वो गिरे हैं, आपने वो फाइनल रीडिंग नोट कर देनी है। मिसाल के तौर पर इसकी फाइनल रीडिंग आ गई 70 ml, तो ज़रा सोचकर बताएं कि कितने ml इस सॉल्यूशन के अंदर गए? 30। कैसे पता चला? जो इनिशियल रीडिंग है ना, उसमें से फाइनल रीडिंग माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो ml इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स हुए होंगे ना, वो हमें मिल जाएंगे। इस तरह हमें दोनों के मिलीलीटर्स मिल जाएंगे। किसके? जो हमारी वो सॉल्यूशन है जो नॉन सॉल्यूशन है, कौन सी है? जो इस ब्यूरेट में पड़ी हुई है, उसके भी मिलीलीटर मिल गए। फर्ज करो इस केस में वो कितने आए? 30 ml। और जिस सॉल्यूशन को हम मालूम करना चाहते हैं वो कितनी है? वो हमने ब्यूरेट भर के निकाली थी, वो कितनी थी? वो 10 ml। तो अब अगर हमें दोनों का वॉल्यूम मिल जाएगा, इसको मिलीलीटर्स को क्या कहते हैं? तो फिर कुछ एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम करके जो है अननोन सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ तक नोट करें, फिर मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। अच्छा जी, टाइट्रेशन के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, वो इक्वेशन ये है, V1 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई M2 डिवाइडेड बाई N2। अब ये V1 क्या है, M1 क्या है, N2 क्या है, और V2 M2 और ये N2 क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास दो सॉल्यूशंस थी ना। एक सॉल्यूशंस कौन सी थी? जिसकी वैल्यू हमें पता थी, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता थी, वो थी हमारी नॉन सॉल्यूशन, जो हमने इस तरफ लिखी हुई है। और दूसरी कौन सी सॉल्यूशन थी? जो हमारी अननोन सॉल्यूशन थी, यानी इस तरफ हमारे पास जो रीडिंग है वो किसकी है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, और इस तरफ जो रीडिंग है वो किसकी है? अननोन सॉल्यूशन की। अब V1 से मुराद, अब यहाँ पर इस केस में जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इसमें हमारे पास अननोन सॉल्यूशन कौन सी थी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और नॉन सॉल्यूशन कौन सी थी, एक बेस था, कौन सा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसा ही। तो अब मुझे ये बताएं कि अननोन सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना था, वो हमने पपेट में डाला था, कितना था, 10 मिलीलीटर। तो ये V1 से मुराद वॉल्यूम है, वो हमने यहाँ पर कितना लिख लिया, 10 मिलीलीटर। उसके बाद इसकी मोलरिटी कितनी थी, मोलरिटी को ही कंसंट्रेशन करते हैं, वो हम मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अच्छा, नंबर, और N से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स का हमें कैसे पता चलेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता चलेगा इसकी इक्वेशन से। कैसे, अभी वो इक्वेशन थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स का हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा जी, इसके बाद देखें जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये कौन सी सॉल्यूशन है जिसकी रीडिंग हमें पता थी। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना था, वो हमने यहाँ से ब्यूरेट से लिया था, इनिशियल रीडिंग से फाइनल रीडिंग माइनस करके, वो कितना था, 30 ml। ये कुछ भी आ सकता है, एग्जाम्पल में 30 ml है तो हमने 30 ml लिखा हुआ, तो यहाँ कितना है, 30 ml। उसके बाद मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन खुद बनाई थी, वो कितनी थी, 1 मोलर थी। आ रही समझ में। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी हमें पता चलेगा इसकी इक्वेशन से। अब इसकी इक्वेशन ये साइड में हटा दूँ, अब मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी इक्वेशन जो है वो किस तरह से लेते हैं, देखें, हमने जो केमिकल रिएक्शन किया था उसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन थी दोनों मिल गए थे, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गई थी ना। न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर वाटर बनाते हैं। अब मुझे बताएं इसके कितने मोल यूज़ होते हैं, 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। इसके कितने मोल यूज़ होते हैं, 1 मोल। समझ में आई। तो यानी जहाँ इसका 1 मोल है तो वहाँ इसका भी 1 मोल है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास एसिड के भी 1 मोल है और हमारे पास बेस का भी 1 मोल है। अब ये डेटा आपके पास आ गया ना, जस्ट ये डेटा यूज़ करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मिसाल मैं यही फार्मूला दोबारा इधर लिख लेता हूँ। क्या फार्मूला है, V1, ये कौन सी सॉल्यूशन है, अननोन। तो इसमें हमने अननोन सॉल्यूशन का डेटा लेना है। इसका वॉल्यूम कितना, सॉरी इसका वॉल्यूम कितना है, 10, यहाँ लिखें 10। इसकी मोलरिटी वो तो हमने मालूम करनी है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स वो हमें इक्वेशन से पता चल रहे हैं, कितने, 1। और इसका वॉल्यूम कितना है, अभी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखनी है, इसका वॉल्यूम कितना है, 30। और इसकी मोलरिटी कितनी है वो हमने खुद ली थी, 1 मोल। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1। यहाँ पर मैंने लिख लिया 1। अच्छा, अगर मैं इस 10 को 1 से डिवाइड करूँगा 10 ही आ जाएगा। ये 1 1 से कैंसिल कर दें, 30 आ जाएगा। अच्छा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर चले जाएं तो डिवाइड हो जाएंगे। m = 30 डिवाइडेड बाई 10, दोनों को कैंसिल आउट करें, m = 3m, 3 मोलर सॉल्यूशन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पता थी हमें, 1 मोल थी, तो अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 3 मोलर सॉल्यूशन है, वो हमें पता चल गई।